आज है भारतीय बाजारों में क्रेडिट पॉलिसी का दिन, लेकिन कल के उतार चढ़ाव भरे सेशन के बाद आज फिर से मजबूत शुरुआत के है संकेत। 17,500 के दर्शन आज होंगे या नहीं, लेंगे इस सवाल का जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स का पूरा सहारा एक बार फिर से बाजार को आते हुए दिख रहा है। बड़े इवेंट्स हमारे बाजार और ग्लोबल मार्केट्स के लिए, और इन सब के बीच नई वीकली एक्सपायरी की भी हो रही है शुरुआत। मॉर्निंग अनिल जी, काफी सारे संकेत हैं, पर बताएं आज के बड़े ट्रिगर्स आपको कौन से दिख रहे हैं? काफी कुछ ट्रिगर्स हैं और काफी ट्रिगर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, कुछ एक ट्रिगर्स हमारे अपने भी हैं जिन पर आज रहेगी नजर। तो ट्रिगर्स के लिहाज से अगर आप देखें तो कच्चा तेल ये सबसे बड़ा ट्रिगर है, जो 6 महीने के निचले स्तरों पर और $95 के सपोर्ट रेंज के आसपास इससे थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख रहा है। अमेरिकी बाजारों में बड़े सीमित दायरे में कारोबार हुआ है। डाउ 100 पॉइंट नीचे तो नैस्डैक 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो कई दिनों के एक्शन के बाद कल थोड़ी सुस्ती का माहौल रहा है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आज आने वाली है और देखते हैं पॉलिसी में क्या कुछ होता है। कल आए हुए नतीजों पर एक्शन रहेगा। कल बाजार बंद होने के बाद निफ्टी के तो कोई खास नतीजे थे नहीं, लेकिन वायदा कारोबार की कुछ कंपनियों के नतीजे थे। लेकिन आज एक्शन वाला दिन है नतीजों के लिहाज से। महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आज आने वाले हैं और वायदा कारोबार में भी लंबी लिस्ट है नतीजों की, जिस पर आज हमें एक्शन देखने को मिलेगा। तो भरपूर एक्शन वहां पर है। बिल्कुल, आखिरी 10 दिन है इस नतीजों के सीजन के, तो अब तो भर भर के नतीजे आएंगे। निफ्टी, एफएनओ एंड ऑफ कोर्स कैश मार्केट के तो ढेरों नतीजे रोज आते हुए दिखेंगे। तो नतीजों पर तो सर आपकी राय लेनी ही है और आज की आरबीआई पॉलिसी पर भी बात करनी है। बट एक बार जरा ग्लोबल मूड माहौल चेक कर लेते हैं, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी देखिए सर, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 60 अंक ऊपर बड़े इवेंट से पहले। ग्लोबल मार्केट्स में अच्छा एक्शन है और एक जो चीज़ आप थोड़े टाइम से मांग रहे हैं वो कल पूरी हो गई है। $95 के नीचे आपको कच्चा तेल चाहिए था, वो आ गया है। इनफैक्ट सर, रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले के लेवल अब आपको कच्चे तेल पर आ गए। बिल्कुल बात सही है दीप की, जो $95 से $100 की रेंज में बार बार जाकर कच्चा तेल सपोर्ट लेकर फिर से 110-115 की रेंज में आता था, अब ऐसा लग रहा है कि उसके नीचे जाने को तैयार है। हालांकि 94-95 में ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो थोड़ा सा मैं वेट एंड वॉच वाले मोड में हूँ कि थोड़ा इंतजार करें। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कच्चे तेल ने मान लिया कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म हो चुका है। मतलब हर एक की अपनी अपनी माइंड सेट है ना। हमारी माइंड सेट है, हमने काफी पहले ही मान लिया था, इसलिए बाजार आज इन लेवल्स पर है। कमोडिटीज में कई सारी कमोडिटीज ऐसे जिन्होंने मान लिया था कि युद्ध खत्म हो चुका है, इसलिए उनके दाम काफी तेजी से घट गए। कच्चे तेल ने भी फाइनली मान लिया कि अब दाम घट गए। एक्चुअली अब मुझे लगता है कि रशिया यूक्रेन के युद्ध के पहले के लेवल पर कच्चा तेल आना, उसका ट्रिगर शायद ये कम है कि कच्चे तेल में भी अब ये मान के चल रहे कि युद्ध वाली सिचुएशन खत्म होगी, बल्कि ये ट्रिगर ज़्यादा है कि रेसेशन आने की तैयारी में है या फिर धीमापन, मंदी आने की तैयारी में है, और उसको देखते हुए डिमांड कम होगी। और एक चीज़ बताऊं दीप की, अगर ओपेक प्लस ने भी प्रोडक्शन 1 लाख बैरल से बढ़ाने का जो फैसला लिया है, कोई ऐसा नहीं कि उनकी कोई बड़ी सहानुभूति है दुनिया भर के पीछे कि भाई $100 का कच्चा तेल आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, 2-4 देश उड़ जाएंगे। बोले उड़ेंगे तब देखे जाएंगे, जब तक बिक रहा है तब तक तो बेचो। सो इस चक्कर में उन्होंने कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया। प्रोडक्शन बढ़ाने के पीछे कारण बहुत सिंपल है कि भाई आगे मंदी आ रही है, बेच सके तो बेच ले, आज ही निकाल लो। हाँ, नहीं तो यही हमें एक ज़माना था 60-70 में, उसके नीचे भी बेचना पड़ता था। सो आई थिंक उस एंगल से, और दाम भी जो घट रहे हैं उसमें जियो पॉलिटिकल टेंशन या उनके जो सिचुएशन है उसके बजाय ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दाम गिरने के पीछे इस चीज़ को लेकर कि डिमांड कम होगी, और अगर उस वजह से गिरता है तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली डिमांड तो कम होनी है, ब्याज दरें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन सबको नीचे लाना है, और इन्फ्लेशन को नीचे लाने में कच्चे तेल का अगर सिंगल हैंडेडली बोले तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कम से कम हमारे यहाँ तो 100% है ना। सो आई थिंक उस लिहाज से ठीक है दाम नीचे आए, लेकिन नीचे रहेंगे ही, ये दो बात पर डिपेंड करेगा। एक तो ये कि अगर वाकई में स्लो डाउन होता है, ब्याज दरें बढ़ने की वजह से कंजम्पशन कम होता है और धीमे धीमे नीचे आते, तो हो सकता है आप धीमे धीमे सरकते $80-85 की रेंज में आ जाए। लेकिन दूसरी रिस्क है जो आप मना नहीं कर सकते, और वही कि जब रशिया यूक्रेन की वजह से कच्चा तेल भागा है, तो क्या चाइना ताइवान की वजह से भाग सकता है? अब ये तो मुझे और आपको नहीं पता कि चाइना, ताइवान, अमेरिका लड़ेंगे ही लड़ेंगे। करेक्ट, नहीं लड़े अच्छी बात है। अगर इस तरह का कुछ मामला नहीं बढ़ा आगे, 7 अगस्त तक वो मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं ताइवान में, अगर उस हिसाब से अगर मामला आगे नहीं बढ़ा तब तो ठीक है, तब तो कच्चा तेल आपका जो नीचे है नीचे ही रहेगा। लेकिन अगर किसी वजह से ये टेंशन बढ़ने की खबरें आ जाए तो फिर कच्चा तेल वापस उछल सकता है, वो रिस्क अभी भी है। बाकी स्लो डाउन की वजह से आ रहा है। स्लो डाउन में आप देखिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 0.5% ब्याज दर बढ़ाई,
1995 के बाद पहली बार आधा परसेंट, पहली बार। वैसे इस साल 6 बार बढ़ा। हाँ, लेकिन आधा, अब 6 बार इस साल बढ़ाने के बाद भी आधा % बढ़ानी पड़ रही है। एग्जैक्टली। सो इसका मतलब सिचुएशन अभी भी इन्फ्लेशन की कंट्रोल में आ नहीं रही। बिल्कुल सर, है ना। बिल्कुल। सो आई थिंक थोड़ा सा बहुत सारे मूविंग फैक्टर है। आज के दिन हम खुश हैं ये लेवल देखकर। हाँ। मेरा फंडा बहुत क्लियर है, मुझे कच्चा तेल नीचे चाहिए और जल्दी चाहिए। हर रोज कच्चे तेल के पैसे देने पड़ते हैं। Exactly. आप ये सोचो ना, रोज आपको पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में, 110 पे डलाएं 100 पे डलाएं, उसमें फर्क है ना, बहुत फर्क। और आप चार महीने बाद आपका पेट्रोल का दाम 90 हो जाएगा। 4 महीने तक तो मुझे 110 में लेना रहा ना। यस, खर्चा तो हो ही रहा है ना, खर्चा तो हो ही रहा। तो इसलिए जितना जल्दी दाम आ रहा है तो कम से कम अभी तो हम एंजॉय करेंगे। और मेरे ख्याल से आज हमारी बाजारों की शुरुआत करने के लिए ये एक बड़ा और पॉजिटिव फैक्टर है। बहुत बड़ा पॉजिटिव, ये अच्छा फैक्टर है। बिल्कुल सर, अच्छा फैक्टर है। एक इसी पर सवाल जो आपने टच भी किया, एक तरफ अगर रशिया यूक्रेन का प्रीमियम, जो रिस्क प्रीमियम था, वो कम हो रहा है, अभी तक हमने चाइना ताइवान का रिस्क प्रीमियम आते हुए नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इसमें। पर क्या वो ऐसा स्विंग हो सकता है और भी फैक्टर्स में? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। अगर 2-4 बम हम डाल दी, मिसाइल छोड़ तो आ जाएगा 100 के ऊपर फिर तो। हाँ, कोई सवाल ही नहीं। एक तो 5-6% आजकल कच्चे तेल बढ़ने घटने में तो टाइम ही नहीं लगता, एक ही सेशन में हो जाता है काम। बिल्कुल हो सकता है कोई आजकल आप एक चीज देखिए दीप, कई सारी कमोडिटीज करेंसीज में हर 2-3 दिन में आपको ये हेडलाइन मिलेगी, एक महीने के निचले स्तरों पर, एक महीने के ऊपरी स्तरों पर। मतलब एक महीने का लोअर लेवल, एक महीने का हायर लेवल लगाने में कोई भी कमोडिटी ये टाइम ही नहीं लगाती है। ये तो बात सही है ना। मतलब वॉलेटिलिटी उतनी ज्यादा हर एक चीज में। सो आई थिंक वो बढ़ सकते हैं। और अगर किसी तरह का मामला थोड़ा बहुत भी बढ़ा तो कच्चा तेल वापस ऊपर आ सकता है, वो रिस्क हमेशा है। लेकिन उसके अलावा जो संकेत है, एक चीज दीप ये समझनी चाहिए, अमेरिकी मार्केट्स ने बहुत मैच्योर रिएक्शन दिया ताइवान वाले मामले पे। कहीं 1% भी उन्होंने ये बताया नहीं कि हमारे लिए मैटर करता है कि चाइना कितना वहाँ पे युद्ध का अभ्यास कर रहा है, कितनी धमकी दे रहा है, वो उनको फर्क ही नहीं पड़ता। आप देखिए डॉलर इंडेक्स, हालांकि थोड़ा आज के सेशन के लिए एक वो भी अच्छा संकेत है कि थोड़ा सा नीचे आया है वापस, जो रिस्क थी लग रही थी लोगों को और उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स बढ़ा, वो भी एक संकेत अच्छा है। थोड़े हो सकता है आज रुपए में सहारा मिले हमें। बॉन्ड यील्ड्स वो वापस थोड़े से नीचे आए, वो 2.7 के नीचे है। कच्चा तेल आपके लिए नीचे है। अमेरिका में 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, डाउ फ्लैट था हमारे, वापस 100 नीचे बंद हुआ तो 85 आपका डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, लगभग 100 ऊपर हो गया, लगभग बराबर है। नेस्डेक 100 पॉइंट ऊपर बना। सो आई थिंक ग्लोबल संकेत काफी ठीक है यहाँ से तेजी करने के लिए। मुझे लगता है कि अभी भी कहीं कोई एक आध दिन के इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। सो ग्लोबल संकेत बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव, 100%। पूरा सहारा वहां से 100%। चलिए, तो ये तो अच्छी बात है। एक आज पॉलिसी है, वो एक फैक्टर है, बट उससे पहले कल क्या हुआ था हमारे बाजार में, स्पेशली वो जो एक बहुत शार्प इंट्राडे डिप आया था और फिर वहां से ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी होकर ही आप बंद हुए। थोड़ा फिर एंड में हल्के फुल्के सुस्त थे, वो आप वीकली एक्सपायरी भी कह सकते हैं, बट पूरी रिकवरी कर दी। और जो शार्प डिप आया था वो क्या था सर? देखो, जब कुछ समझ में ना आया कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, तो ये कहना चाहिए कि बाजार में हेल्दी करेक्शन आया था। इसका आसान तरीका यही है, मतलब सिंपल आंसर। हाँ, ये मतलब कई चीज़ों में बाजार की जो क्रोनोलॉजी की वजह से वो इसमें नहीं आता है कि बॉलीवुड में कई सारे स्टार्स बोलते हैं ना, नाउअडेज आई एम वेरी चूजी, मैं स्क्रिप्ट देखकर अलग तरह के रोल करता हूँ। इसका मतलब भाई तेरे को काम नहीं मिल रहा। करेक्ट है ना, डायरेक्ट बात तो वही, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। इसका मतलब कुछ तो चल रहा है तुम्हारे चक्कर में, है ना। तो ये ऐसे हमारे मार्केट में भी होता है। बहुत सारी ऐसी क्रोनोलॉजी है कि भाई रेंज बाउंड रहेगा, कंसोलिडेशन मतलब भाई आपको नहीं समझ आ रहा कि ऊपर जाएगा कि नीचे वैसे ही हाल है। हेल्दी करेक्शन मतलब ये कि पता नहीं था इतना गिर जाएगा। लेट्स बी ऑनेस्ट, एटलीस्ट टू आवरसेल्फ। ठीक है, कल क्या हुआ, करेक्शन आया 17,500 के आसपास, कोई बड़ी बात नहीं। सुबह से हम कह रहे थे 475 से 525 की रेंज कंजेशन जो है, फ्रेश खरीदारी 525 के ऊपर नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आए तो 400 के आसपास लेना है, ये कमेंट्री थी। और स्टॉप लॉस जो था कल लॉन्ग पोजीशन का 17,300 का। अब पहली चीज तो कि स्टॉप लॉस की अहमियत होती है और ऐसे दिन पे होती है। 17,300 पर अगर आपने स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया, 150 तक आ गया तो हो सकता है 150 के आसपास फिर नीचे ले सकते हैं, या फिर 150 पॉइंट का स्ट्रेस आपने कम लिया, चलो नीचे नहीं भी लेते, वापस 17,300 के ऊपर आने के संकेत दे रहा तो वापस वहां खरीद सकते थे। तो एटलीस्ट आप डिसिप्लिन रह सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आपका किस दिन ट्रिगर होगा ये आपको पहले मार्केट बताएगा नहीं कि आज ट्रिगर होगा या आज नहीं होगा। इसलिए आपको पहली चीज तो वो डिसिप्लिन के तौर पर रखनी है। दूसरी चीज, दिक्कत क्या है, कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या समस्या थी? दो, पहला, बिना नोटिस के क्यों गिरा? मतलब
कल आपके पास ऐसा कोई संकेत नहीं, ना आपके एफआईएस की बड़ी बिक वाली, ना आपके कोई कच्चा तेल ऊपर, ना आपके कोई चाइना ताइवान की तरफ से नई खबर, ना आपके डाउ फ्यूचर्स खराब। तो अगर मैं एक नॉर्मल ट्रेडर की तरह सोचूं और मैं तो सब तो ठीक है, तो मैं तो तेजी करूंगा बिल्कुल। और उस समय अचानक से गिरना शुरू करे, और गिरने में आप इधर उधर कारण में, बाकी तो आजकल हमारे मतलब बहुत सारे बड़े वो सुपर एक्टिव लोग हैं जो गिरने के बाद पोस्टमार्टम कर डालते हैं, ये खबर वो खबर, इधर दो मिसाइल इधर गई उधर गई। कल तो वो भी किसी को नहीं मिला, तो वो भी नहीं था एग्जैक्टली कोई एक आध स्टेटमेंट भी ऐसा नहीं मिला कि ऐसा कुछ हुआ हो। सो इसका मतलब कल पहली चीज तो है कि लोगों को परेशानी इस बात की थी कि बिना वजह अपनी मर्जी से क्यों गिरा है, या तो कुछ तो कारण ढूंढे, पहले ना पता चले बाद में पता चले, न पहले पता चले न बाद में पता चला। तो पहली प्रॉब्लम तो वो है। करेक्ट। दूसरी प्रॉब्लम दीप है कि स्पीड। अरे भाई ऐसे ही गिरे जा रहे हो, कहीं तो रुको, सीधा जाकर आप सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 17,150 पे, बीच में कहीं ब्रेक ही नहीं है, न 400 पे ब्रेक लगाया, न 350 पे लगाया, न 225 पे लगाया। तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी कि नॉन स्टॉप जो तेजी से गिरा। फ्रेंकली कई बार ऐसा होता है, और यही चीज है जो आपको हमको सबको ये बताती है कि मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड, और कभी भी आप 100% मार्केट को प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। तो कल की जो इंट्राडे करेक्शन थी, हाँ ये जरूर था कि 150-225 पे लेने की रेंज थी, इसलिए जब 2 बजे हम बैठे तो हमने कहा कि आज का हो गया, अब यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाना है। तो वो आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक हेल्दी करेक्शन हो गया। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें वंस इन अ वाइल होगी, कभी 2-4 महीने में एक आध बार ऐसा होता है जब बिना वजह से बड़ी तेज स्पीड से गिरता है। पार्ट ऑफ लाइफ होना ही है, कभी तो अनएक्सपेक्टेड मूव आ भी सकती है। हमको पता है यहाँ से कांदीवली जाने में रोज 1.5 घंटा लगता है, 1.25 घंटा, कभी कभी कल की तरह 3.5 घंटे भी लग सकते हैं। बुरा हाल था सर। पार्ट ऑफ लाइफ, फॉरगेट इट। इसका मतलब है कल 3.5 घंटे लग गए तो आज वापस ऑफिस नहीं आएंगे। आना तो पड़ेगा। हाँ, हो गया, कल कोई बात नहीं, आज बाद नई शुरुआत करेंगे मार्केट की, क्या फर्क पड़ता किया क्या 3.5 घंटे? क्या करेंगे, सब कुछ कर लिया, मेल्स चेक कर ली, जितने फोन, बहुत सारे लोगों ने बोला कभी तो अनिल का फोन आता नहीं आज भाई। अच्छा सो भी लिया हम गाड़ी में, अब कितना सो गए? हाँ कितना सो गया। अच्छा पढ़ने का भी ज्यादा मन करता नहीं, एक लिमिट से ज्यादा थकान हो जाती है उससे। सब काम कर लिया 3 घंटे 3.5 घंटे में आप क्या नहीं कर सकते। इससे अच्छा अब मैं सोच रहा हूँ कि अब एक ही चीज बची जो अभी तक मैं करता नहीं, कि कुछ ऐसे मूवीज या वो वेब सीरीज डाउनलोड करके शुरू करना पड़ेगा। हाँ, कल बताया गया था कुछ वीवीआईपी मूवमेंट था, मालदीव्स के प्रेसिडेंट आए थे, गोरेगांव गए थे। ठीक है, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे, वो हमारे राष्ट्र के मेहमान हैं और उनकी वजह से ट्रैफिक जाम हुआ, कोई बात, ठीक है, पार्ट ऑफ एक दिन निकल गया, और इतना स्ट्रेस नहीं लेने का, ठीक है हो गया आगे बढ़ो। तो इसलिए कल जो हो गया आगे बढ़ो। आज नई शुरुआत है, नया दिन है, कल से जो कुछ हुआ उससे थोड़ा सीख लो, पैसा बनाओ आगे बढ़ के। चलिए डन सर। अच्छा आरबीआई पॉलिसी, ये तो इस पर तो एक बार बात आपकी राय लेंगे। तो आज है ना दीप, पॉलिसी में सबको पता है कि 0.35% से 0.5%, यानी 35 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट ये बढ़ेगा। यस ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा लो। मुझे नहीं लगता गवर्नर साहब आज कुछ खराब बोलेंगे। मैं कमेंट्री को लेकर पॉजिटिव हूँ। आज पॉजिटिव है क्योंकि लास्ट टाइम नहीं थे। हाँ लास्ट टाइम था, इस बार पॉजिटिव। उसका रीजन है जी, कच्चा तेल 50 रुपये खराब बोल नहीं सकते। हाँ, खाने पीने के तेल के दाम कम आ रहे हैं, दूसरी कमोडिटीज के दाम कम आ रहे हैं। सरकार ने जिन चीजों के एक्सपोर्ट पे थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत थी वो कर दी। करेक्ट। बलरामपुर चीनी के कल नंबर देखो आप। हाँ। शुगर क्या हालत खराब है, खाली शुगर की कंपनी हो तो कोई खरीदे ना, 1 साल के नीचे पूरा एथेनॉल पे जा रही है। सो आई थिंक जहां जहां सरकार को लगता है कोई कमोडिटीज के दाम बढ़ सकते हैं वहां पहले से कंट्रोल कर लिया। सो अगर आपका लोकल इन्फ्लेशन अब और बढ़ेगा नहीं, बढ़ने की रिस्क है कि कच्चा तेल की रहती है जी, जिसकी वजह से वो भी आपका नीचे आ रहा है। तो गवर्नर साहब को ऐसा खराब बोलने की जरूरत क्या है इस समय तो नहीं। अच्छा दूसरा ये कि जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे बाकी देश चल रहे हैं, कल बग्गा साहब बता के गए थे 3 ही देश ऐसे हैं दुनिया में जहां इंटरेस्ट रेट्स पॉजिटिव है, और हम नेगेटिव वालों में हम तो बहुत कंफर्टेबल है। आज अगर आधा % बढ़ जाती है तो हमारा गैप ही 2% से और भी कम हो जाएगा, 1.5%, 1.7% रह जाएगा। 2.1 है, 1.6% रह जाएगा। तो मेरे ख्याल से हम कंफर्टेबल हैं इसलिए। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि पॉलिसी में कोई एक्सीडेंट होगा, नहीं होगा ना। प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से आना आम बात है, आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं अगर आपको थोड़ा, लेकिन मैं पॉलिसी के बाद मैं बैंक्स पे बुलिश रहूंगा। अच्छा हाँ, अगर नीचे आएगा तो बैंक्स लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ वैसे तो मुझे पता है अगर गवर्नर साहब खराब बोल ही दे तो एक अलग बात है, वो तो सुनेंगे, बट मुझे नहीं लगता है आज की पॉलिसी में कोई खराबी आने वाली। आज तो मैं पॉलिसी को लेकर पॉजिटिव हूँ, इसमें कोई न मुझे एक्शन खराब दिखता है न मुझे कमेंट्री खराब दिखती है।
कहेंगे कि ग्लोबल पे नजर रखेंगे, बाकी और कुछ हो गया, चाइना ताइवान का नाम ले ना ले, लेकिन वो सब बोलेंगे कि बहुत सारे मूविंग फैक्टर है, ये सब है, वो उनको बोलना भी चाहिए, लेकिन ऐसा डराएंगे नहीं और ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत बढ़ाएंगे, जोर से बढ़ाएंगे, बढ़ाते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो चिंता मत कीजिए। आज तो फिर हाँ, मैं तो थोड़ा आशान्वित तो हूँ। बाजार के लिहाज से फिर हाँ, बाजार के लिहाज से कोई झटका लगेगा वैसा नहीं है, पॉलिसी का अपनी मर्जी से गिर जाए तो बिना मर्जी के ही कल गिरा है। एक बार तो होना कल ही गिरा है बिना मर्जी के, तो आप अच्छा कल वीकली एक्सपायरी भी थी, आप कह सकते हैं वीकली एक्सपायरी के थे कि भाई एक तरफा तेजी, लेकिन जनरली ऐसे मूव मंथली एक्सपायरी के लिए रखे जाते Yes, हैं, वीकली के लिए नहीं। ठीक है, एक आध दिन रोज मैं तो एक बहुत लाइट ले रहा हूँ। कल मैं बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किया, आपका तो एनालिसिस फेल हो गया एकदम, आप तो कुछ लग रहा था 17,300 के नीचे। हाँ भाई, मैं बहुत लाइट ले रहा हूँ। मैं कौन सा भाई, अगर साल में 365 दिन एनालिसिस करते तो 100% होना है। आज तक इतनी पढ़ाई की, 2-4 बार छोड़ दो मैथ्स में, 100 में से 100 नंबर आए, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट में नहीं आए। 100 में से 100। हाँ, मैथ्स में तो आते थे, मैथ्स में तो कोई नंबर कट जाए तो बहुत तकलीफ होती थी। मैथ्स में एक ही तो सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 ला सकते हो, आप नहीं तो किस में लाओगे? थ्योरी वाले में तो आप लाइन कभी सवाल ही पैदा तो हो नहीं सकता ना। आप थ्योरी में 100 में से 100 नंबर की एक्सपेक्टेशन करो तो एग्जामिनर को ऐसा लगे जैसे मेरी वसीयत में नाम लिखवा रहा है। कैसे दे दूं? करेक्ट। मतलब इसने थोड़ी किताब लिखी है, वो वैसी फीलिंग होती कॉपी जांचते वक्त लोग। सो वो तो एक्सपेक्ट करने के लिए, लेकिन इसलिए मैं मतलब कौन सा रोज का रोज एनालिसिस सही हो ही जाएगा? नहीं होगा, एक आध दिन होगा ऐसा, तो इसमें थोड़ी कि बंद कर देंगे कि कल तो ऐसा हो गया, अब आज तो मैं बोलूंगा ही नहीं। ठीक है, हो जाता है, सीखेंगे। अच्छा, कल एक्चुअली बताऊं, कल के फॉल में कुछ सीखने जैसा भी नहीं है। नहीं था। क्या सीखोगे अब आप उसमें? ये सीखोगे कि अनएक्सपेक्टेड मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन वापस आ गया नहीं नीचे। कल जहां से गिरा वो लेवल आपके सामने है, 490 का हाई था, लो। अगर आप उस टाइम के लिए स्क्रीन नहीं देख रहे थे तो परेशान अगर अगर आप लंच वंच पे किसी के साथ लंच पे गए हो या मूवी पे गए हो, बेटर ऑप्शन बता रहा हूँ, तो वापस आज आपकी लाइफ सेट है। कल भी सेट थी, आज भी सेट है। आज भी सेट है, बिल्कुल बढ़िया है। तो चलिए आज का फिर बाकी सेटअप भी समझाइए सर, कैसा लग रहा है आज का? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, एफआईएस के संकेत पॉजिटिव है और बाकी सारे न्यूट्रल। लोकल फंड्स के, एफएनओ के सेंटीमेंट ट्रेंड बाकी सब न्यूट्रल है, तो 2 पॉजिटिव 4 न्यूट्रल। चलिए बढ़िया। 17,300 17,350 तुरंत सपोर्ट का काम करेगा आज निफ्टी पर। इसके नीचे 17,150 17,225 हमारी फेवरेट सपोर्ट रेंज, जो बार बार पूरे हफ्ते से सपोर्ट दे रही है। यहाँ आएगा तो कोई डरना मत, अगर कल डर लगा तो आज मत डरना, आएगा नहीं, आए तो खरीदना है। ऊपर में 475 525 कली वाली रेंज है, और उसके पार गए तो 600 675 सेम कल वाली रेंज, कोई बदलाव नहीं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा रेंज नीचे की, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। 37,425 37,500 पहला सपोर्ट जोन है। वैसे तो 37,625 के आसपास भी होता है, लेकिन बैंक निफ्टी कल थोड़ा कमज़ोर रहा निफ्टी के मुकाबले में, तो मैं थोड़ा कुशन रख रहा हूँ, और पॉलिसी भी है इसलिए। अगर पॉलिसी नहीं होती तो मैं ये क्वेश्चन भी नहीं रखता, तो थोड़ा क्वेश्चन रख रहा हूँ। 37,425 37,500 पहला सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 37,250 37,375 मजबूत खरीदारी की जगह। ऊपर 37,900 38,050 हल्की फुल्की रुकावट, पार करके निकले तो 38,200 38,350 तक की तैयारी बैंक निफ्टी ऊपर कर सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस 17,400 के आसपास बंद हुए 388। अब आप देखो दीप, कल की क्लोजिंग इस रनअप की 17,200 सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है। सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है। किस बात का डर है, किस बात की Exactly. चिंता? अगर इंट्राडे में हम इतना सा नहीं झेलेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो करना पड़ेगा। 17,388 की बेस्ट क्लोजिंग मिली, कल सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है, तो मजबूत तो है ही मार्केट। 17,350 17,300 दो छोटे सपोर्ट है इंट्राडे के लिए। 225 175 मीडियम 150 और 17,100 बस, इससे ज़्यादा नीचे की जगह भी नहीं। ऊपर 17,450 475 500 तीन छोटी जगह है अचीवेबल। इसके पार 525 600 650 छः लेवल बहुत है आज, ज़्यादा नहीं रखे, ज्यादा नहीं है। हाँ Straightforward. काफ़ी है, काफ़ी ठीक है। है। बैंक बैंक निफ्टी निफ्टी 37,750 पे आप बंद हुए, तुरंत 37,700 37,625 दो छोटे सपोर्ट है। 37,500 37,425 और 37,375 मीडियम है। 37,225 37,050 तक के लेवल बड़े लेवल, वो भी इसलिए ज़्यादा दिए, पॉलिसी है बैंक आरबीआई की, नहीं तो इतने देता ही नहीं मैं। हाँ। हायर साइड पर 37,900 975 दो छोटे सपोर्ट हैं, दो छोटी रुकावट के लेवल है। 38,050 38,175 मीडियम, 38,225 38,350 38,400 बेसिकली 38,500 तक के हैं, इतने काफ़ी हैं। अंडरस्टूड सर। वैसे लगातार 3 दिनों से हम देख रहे हैं एफआईएस की पोजीशनिंग थोड़ी ऊपरी स्तरों से कम हो गई, अब 67% से 52% आ गए। पीसीआर भी 1.41 से अब 1.23 आ गया 2-3 दिनों में। एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, ये जो आपने बोला है एफआईएस की पोजीशन में, जो चीज़ हो रही है ना मार्केट में एफआईएस के एंगल से बहुत बढ़िया हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। जी एक तो 67% पे आप लॉन्ग पे पहुंच गए, जी ज़्यादा थी, ज़्यादा थी, कम होनी चाहिए, आ गई 52% 15% घट गई। जी तो ऐसे तो लगना चाहिए यार एफएस तो बेच रहे हैं,
नहीं, ये अच्छा है। क्यों? जो इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन थी वो धीमे धीमे इन्होंने कम कर, लेकिन साथ में स्टॉक्स में बढ़ा रहे हैं, Yes, और हमें तो स्टॉक्स में चाहिए। एग्जैक्टली। और दो उसमें भी कैश मार्केट में खरीदे ज्यादा बढ़िया। कल आप देखिए 1475 करोड़ का कैश में खरीदा और 700 करोड़ के स्टॉक्स भी खरीदे। बिल्कुल। यानी कि आप करीबन 2100 2000 करोड़ की खरीदारी करके बैठेंगे। Absolutely. अरे इतना बढ़िया नंबर और कहाँ था। इंडेक्स 825 में, कोई बात नहीं, आप इंडेक्स बेचना, वापस इंडेक्स 15% ले आओ, स्टॉक लेते रहो। हाँ वो रोटेशन होता है। वही तो चाहिए। सो आई थिंक नंबर्स अच्छे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग घटी तो मैं खुश हूँ। लोकल फंड ने कुछ नहीं बेचा, 47 करोड़, छोटा सा है। 830 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचें तो वो ठीक है। सो आई थिंक एफआईएस के डेटा परफेक्ट है। पुट कॉल रेशियो 1.23 आया, क्योंकि कल एक्सपायरी हो गई थी वीकली, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ज्यादा बेहतर दिख रहा है, 0.82, ये ज्यादा हल्का हो गया, तो ठीक है, हम कंफर्टेबल है। और विक्स 4% बढ़ा, तो ये थोड़ा एक दो दिनों से विक्स का थोड़ा मामला, इस हफ्ते सर इस हफ्ते 20% 20% बढ़ गया। हाँ, इस हफ्ते वो एक फैक्टर है। वो इफेक्ट है। चलिए, तो वॉलेटिलिटी है थोड़ी, बट स्टॉक्स में एक्शन रहेगा, जैसा अनिल जी कह भी रहे हैं। बताएं फिर मौजूदा पोजीशंस क्या करना है। 17150 कल का लो 17161 है, उसके ठीक नीचे 17150 आपका स्टॉप लॉस है। इंट्राडे क्लोजिंग 17300। क्लोजिंग तो कल भी 17300 दिया था, नहीं हुआ ना ट्रिगर। 160 161 देखा, हुआ ट्रिगर? नहीं हुआ ना, क्या डर है? नहीं होता इस वक्त। 4 दिन से आप 17300 के ऊपर बंद हो रहे हैं इस हफ्ते पूरे। क्या आज भी 17300 ऊपर बंद होते, कोई टेंशन नहीं। 150 का थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस, जिनको छोटा रखना है इंट्राडे में, वो 17300 भी रख सकते हैं, अपनी श्रद्धा पर है। बैंक निफ्टी अब इंट्राडे स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो गया, 37200 का, क्लोजिंग 37475। अगर आपको छोटा रखना है आप 475 का रख सकते हैं, लंबा रखना है क्लोजिंग तो 37200 का भी रखें, कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस आप अपनी रिस्क के हिसाब से एडजस्ट कर ले। शॉर्ट साइड पर निफ्टी में एक ये 17525, ठीक है, और आज 17400 के ऊपर बंद होता तो, या पॉजिटिव बंद होता तो काट लीजिए। क्लोजिंग पे 17400, जिसको लंबा रखना है 17525 का रख सकता है, दोनों ही। बैंक निफ्टी एक ही स्टॉप लॉस है, कल 38200 का दिया था दीप स्टॉप लॉस। इंट्राडे और क्लोजिंग थोड़ा सा टच एंड गो हो गया, 38231। हो सकता है इंट्राडे ट्रेडर्स ने डिसिप्लिन के तौर पे काट लिया हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दिन ही खराब हो, कि आपका स्टॉप लॉस शॉर्ट वाला कटा 38200 पे और फिर 1000 पॉइंट वहां से निकल गया, ये खराब दिन है, मैं मानता हूं। इसलिए मैं बोलता हूँ बैंक निफ्टी में 25-50 पॉइंट एग्जैक्टली पता लगाना मुश्किल कभी कभार हो रहा है। तो अगर कल हो गया किसी का तो सो सॉरी, लेकिन हाँ आज 38250 रख लीजिए, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों, ये आपके लिए। या क्लोजिंग का अगर आपको छोटा रखना है 38050 भी रख सकते हैं, काफी होगा। ठीक है सर, अंडरस्टूड। नई पोजीशंस फिर खरीदे निफ्टी 17300 के स्टॉप लॉस के साथ, 450 475 503 छोटे टारगेट, 525 600 650 बाकी के बड़े टारगेट। सिंपल। बेचना कहाँ है, कल भी ट्रिकी था मामला, आज थोड़ा मैंने बेचने की रेंज नीचे की है, 525 से मूड बनाइए, जरूरी नहीं कि ट्रिगर कर ही देना है, हाथ रखिए खाली ट्रिगर पे, तैयार रहिए। हाँ तैयार रहिए, दबाना है नहीं दबाना उस समय देखिए, निशाना प्रॉपर बने तो लगाना है कि भाई डाउ फ्यूचर्स अब नहीं बढ़ रहा है या ढीला हो रहा है, या और बाकी माहौल देख के उस समय। अदरवाइज 525 पे सोचिए, 600 के आसपास बेचिए, 700 का स्टॉप लॉस है, ताकि आप 650 675 पे भी बेचने का मूड बनाए तो बना सकते हैं। ठीक है, टारगेट जो बनेगा पहला 500 475 450 3 छोटे टारगेट, 400 350 मीडियम टारगेट, इसके नीचे के वैसे ही दे रहा हूँ, आने तो नहीं है। 300 225 और 175 के टारगेट के लिए करनी है आपको बिक वाली। ये आपकी बात हो गई निफ्टी में। बैंक निफ्टी सर, बैंक निफ्टी दीप मैंने 2 दिए आज। पहला तो ये कि 37,250 37,375 की रेंज में अगर आ जाए ले लीजिए वहां पर। ओके, 37,150 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 37,500 625 दो छोटे टारगेट, 700 750 मीडियम टारगेट, 900 975 फाइनल टारगेट। अगर इस रेंज में आए तो जरूर लेना है, पॉलिसी के बाद 250 375 की रेंज, पहले भी आ जाए तो लेना, पहले आएगा नहीं। अब जो बाकी एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं जो इस रेंज का इंतजार नहीं करना चाहते, उनके लिए सीधा है 37,500 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना, जो होगा आपका 37,475 का। खरीदें 37,900 975 दो छोटे टारगेट, 38,050 38,175 और 38,225 मीडियम टारगेट, और 38,350 से लेकर 38,500 की रेंज के फाइनल टारगेट निकलते हैं। ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 37,500 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ ज़्यादा वर्केबल ट्रेड ये नजर आता है, लेकिन तब भी आपका स्टॉप लॉस 250 पॉइंट दूर है, छोटा नहीं है। बेचने का मामला अब यहाँ पर भी थोड़ा ट्रिकी है। कल तो हमने 38,500 के आसपास बेचने का सोचा था, थोड़ा ऊपर में आया नहीं आया। आज थोड़ा नीचे का सोच रहा हूँ, लेकिन है रिस्की दीप ये
38,175 से 38,350 की रेंज में बेचना है। 38,500 का स्टॉप लॉस होगा। 38,050, अच्छा ये जो बेचने का ट्रेड है पॉलिसी के बाद लेना है, पहले नहीं। 38,050, 38,000 दो छोटे टारगेट, 37,925, 37,750 मीडियम टारगेट, 37,700, 650, 500। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, चलिए तो ये आपके लिए सारे पोजीशंस। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बाय का मौका रहेगा बैंक निफ्टी में। एस्कॉर्ट्स ही था सर बैन में, अभी भी बना हुआ है, कोई बदलाव वहां पर नहीं है। वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दें सर। वैसे तो दीप आज वीकली सीरीज की शुरुआत है तो डेटा कम है। हल्का फुल्का रुकावट का लेवल 17,500 पर है, 33 लाख शेयर। बाकी और कोई जिक्र करने लायक है नहीं। बैंक निफ्टी में ऊपर में 38,000 के आसपास 15 लाख शेयर है, कोई खास है नहीं डेटा ना। फ्राइडे को मैं डेटा कहाँ ज़्यादा बोलता हूँ, थर्सडे का बनता ही नहीं है। हाँ, बनता ही नहीं, बहुत ही छोटा डेटा होता है। ठीक है सर। अच्छा, डेटा तो हो गया, जरा अर्निंग्स पर भी अपना व्यू बताएं। वायदा कारोबार की हैं सारी अर्निंग्स पोस्ट मार्केट, कोई अच्छी लगी आपको या कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखी? एक कॉनकोर थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। मतलब हालांकि रेवेन्यू उतना बढ़िया नहीं, लेकिन बाकी पैरामीटर पे कॉनकोर थोड़ा ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वो पहले मतलब आपको गाड़ी बेचनी होती है, उसके ऊपर पहले आप उसकी सर्विसिंग भी करवा लेते हो, पेंट वेंट भी करवाते हो, पॉलिशिंग वॉलिशिंग करा लेते हो, तो वैसे ही मामला दिख रहा है कॉनकोर का। तो थोड़ी पॉलिशिंग हुई है, मार्जिन सुधर के आए, तो ये स्टॉक हो सकता है थोड़ा आज एक्शन दिखा दे। तो कॉनकोर 4-5% बढ़ने की ताकत तो रखता है। अंडरस्टूड। फिर आपका बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ढीला है, नंबर कोई मजा नहीं है। LIC हाउसिंग स्टॉक जिस तरह से गिरा है उस हिसाब से नंबर खराब नहीं है। हाँ, तो थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन। हाँ, सो स्टॉक रिकवरी दिखा सकता है, क्योंकि स्टॉक कल काफी तेजी से गया, 370-72 पे आ गया था। सो आई थिंक एक शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। जितने नंबर्स खराब की एक्सपेक्टेशन थी उतने खराब आए नहीं हैं, ये ठीक है। बाकी ब्रिटानिया के तो खैर नंबर्स कल मार्केट में आ गए थे, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ -2%, नंबर खराब है, तो ब्रिटानिया थोड़ा और नीचे जा सकता है। सरप्राइजिंग सर, बिकॉज बाकी FMCG के ऐसे नहीं रही है। कल अपने बात कर ही रहे थे कि नंबर्स किसी पैरामीटर पे ठीक दिख नहीं रहे, और डिटेल में देखने पे खराब ही लग रहे हैं। मनापुरम मिला जुला नंबर से कोई खास मजा नहीं है, मतलब ऐसा कल कोई ऐसा डालमिया भारत ठीक नंबर्स में कॉनकोर डालमिया भारत, ये दो ठीक नंबर है। LIC हाउसिंग शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, नंबर्स ठीक है, कोई ऐसे तोड़ फोड़ नहीं है। बाकी कोई कैश में भी ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका ज्यादा जिक्र करके बात है। वेल्सपन को आपके तो काफी खराब नंबर्स आए थे, जिस तरह से स्टॉक में पॉजिटिविटी बन रही थी। ओके, तो ये है आपके लिए कई सारे नतीजे जहां पर आपको रिएक्शन आते दिखेगा। आइए नतीजों के बारे में थोड़ी और डिटेल्स भी जान लेते हैं, और आज की बाकी खबरें, ट्रिगर्स, ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं। कुशल, साथी, नुपुर, अरमान और आशीष सबके सब हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और कुछ नतीजे। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से निफ्टी से M&M और टाइटन ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी, और साथ ही F&O स्पेस से अल्केम लैब, पेट्रोनेट LNG, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल और NMDC के नंबर्स पर नजर रखें। मिंडा इंडस्ट्रीज, इसका नाम बदलकर आज से यूनो मिंडा लिमिटेड हो जाएगा, और ऊनो ऊनो मिंडा, नो मतलब वन, न्यूमरो ऊनो, यस उनो खेले नहीं गेम कभी उनो, रेड ग्रीन येलो खेले है ना। हाँ, तो मैं तो ऐसा लगा कि जैसे उनो पहली बार पढ़ा ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने कहा मैं तो बहुत खेला हूँ। उनो रिवर्स कार्ड, रिवर्स कार्ड, वो जंप वाला, दो कार्ड, स्किप टू, वेरी गुड। बताओ, तैयारी है? बिल्कुल, तो ऊनो गेम वाला ऊनो मिंडा, ये मिंडा इंडस्ट्री। इतनी खुशी हो गई, मतलब ऐसा फील आ रहा है कुशल को कि जैसे मैं अभी गेम ही खेल रहा हूँ। नहीं तैयार। बिल्कुल, तो रमा फॉस्फेट्स यहाँ पर इसकी लिस्टिंग होगी NSE पर, नजर रखिए, BSE पर ऑलरेडी लिस्टेड है, और 581 शेयरों के जो प्राइस बैंड है उसमें बदलाव होने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। नंबर्स पोस्ट मार्केट्स आए हैं। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के F&O स्पेस से नंबर्स एज पर एस्टिमेट्स दिख रहे हैं। आय 11% बढ़कर 482 करोड़, अनुमान 450 करोड़, मार्जिन 74.8%, अनुमान 75.5, प्रॉफिट 236 करोड़, अनुमान 220 करोड़। तो एज पर एस्टिमेट्स कहेंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर है, मुनाफा 6 गुना बढ़कर 925 करोड़ पर आया है, अनुमान 840 करोड़ रुपए का था। NII कंपनी की 1580 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 1610 करोड़ पर आती हुई दिखी है, और GNPA कंपनी के सरप्राइजिंगली जो एसेट क्वालिटी है वो थोड़ी सी वीक होती हुई दिख रही है, 4.6% के मुकाबले 4.96% पर। तो बेटर देन एस्टिमेट्स NII और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर, हालांकि एसेट क्वालिटी पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। मिक्स नंबर्स है। मन्नापुरम फाइनेंस
की तरफ से एनआईआई 7% गिरकर 956 करोड़ पर आई है एग्जैक्टली हमारे अनुमान के हिसाब से। प्रॉफिटेबिलिटी 36% गिरकर 282 करोड़, अनुमान 290 करोड़, तो ये भी इनलाइन नंबर्स दिख रहे हैं। एंड जो गोल्ड लोन सेल्स हैं वो करीबन 10% गिरती हुई नजर आ रही है। तो मिले जुले नंबर्स मनप्पुरम फाइनेंस से। आरएसी लिमिटेड ओके नंबर्स हैं, एनआईआई 2.5% बढ़ी है, मुनाफा 9% बढ़कर 2447 करोड़ पर, और एनसीडी के जरिए 75,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी गई है आरईसी को। तो ये सब नंबर्स हैं एफएनओ स्पेस के। ओके, तो ये हैं आपके लिए कई सारे एफएनओ के नंबर्स। आइए नुपुर से भी जानते हैं कुछ और नतीजे। मॉर्निंग नुपुर, बताइए। गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारी कंपनीज के नतीजे हैं और काफ़ी मिले जुले हैं। आज बालकृष्ण इंडस्ट्री से शुरू करती हूँ। काफ़ी मिला जुला रिजल्ट्स दिखता है यहाँ पे, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो तो अनुमान से बेटर है, पर जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पे आप 13% की गिरावट आते देखेंगे, और जो मार्जिन है वो 28 से कम होकर 17% के आसपास आते इस बार दिखे। मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं उनके बढ़ने के चलते कंपनी का जो मुनाफा है और जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पे काफ़ी दबाव आते दिखा है। अदानी एंटरप्राइजेस जो रेवेन्यूज हैं वहाँ पे 3 गुना बढ़कर आए हैं, कामकाजी मुनाफा है वो भी 2.5 गुना से बढ़कर आया है, पर जो मार्जिन है वो 7% से कम होकर 5% इस बार आते दिखे हैं। कॉनकोर काफ़ी मिले जुले नतीजे, यहाँ भी कंपनी की आय है वो अनुमान से काफ़ी कम होती हुई नजर आई है। जो कामकाजी मुनाफा है हालांकि वो थोड़ा सुधर के आया इस बार, पिछली बार से 9% ऊपर है, और जो मार्जिन है वहाँ भी हल्का सा दबाव आते दिखाए। डालमिया भारत काफ़ी बढ़िया नतीजे आए यहाँ कंपनी के। जो कंपनी की आय है वो 27% से बढ़कर इस बार आई है पिछले साल के मुकाबले, और जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पे थोड़ा सा दबाव है, 18% से कम होकर आया है। मार्जिन भी 27% से कम होकर इस बार 18% के आसपास आते दिखे। कैश के स्टॉक्स में सबसे पहले वेल्सपेन कॉर्प, वहाँ पे आय पे काफ़ी दबाव आते दिखा है, 12% से कम होकर इस बार कंपनी की आय आई है। जो कामकाजी मुनाफा है उसमें 83% का डाउनफॉल आते दिखा है। मार्जिन्स काफ़ी खराब हुए इस बार कंपनी के, 11% से कम होकर 3% के आसपास आते दिखे। स्पंदना स्फूर्ति, वहाँ पे जो एनआईआई है वहाँ पे काफ़ी दबाव आते दिखा है, 44% से इस बार कम होकर आई है। जो कंपनी की आय है वहाँ पे भी 44% का डाउनफॉल है, और इस बार कंपनी ने 222 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है, और जो ग्रॉस एनपीए वो 6.5% के आसपास आते दिखे। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, एनआईआई काफ़ी अच्छी है, 64% की ग्रोथ आती दिखी है, आय में 44% का इंक्रीज है, और जो प्रॉफिट है इस बार वो 250 करोड़ का है। पिछले साल कंपनी ने इसी टाइम पे 80 करोड़ से ज़्यादा का लॉस किया था। प्रिकल, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आते दिखा है, 41% से कंपनी की आय बढ़ी है। जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पे 54% का उछाल है, और जो मार्जिन है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सुधार आते हैं इस बार दिखा है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कई सारे नतीजे। आइए कुछ और नतीजे जो अरमान के पास हैं। अरमान, बताएं इनके बारे में। जी, सबसे पहले एसजीएस इंटरप्राइजेस पर ध्यान रखिएगा। कंपनी के बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग आपको 40% का उछाल दिखेगा। मार्जिन्स भी बढ़कर आए, 23.6% से बढ़कर 24.7% पर आते हुए दिखे, और मुनाफे में भी आपको बढ़त देखी गई है लगभग 70% की। कृष्णा डायग्नोस्टिक अगर नतीजे देखेंगे, आय में लगभग 15% की आपको गिरावट देखी गई है। मार्जिन्स भी कट कर आए हैं, 31% से घटकर 25% पर, और मुनाफे में भी 34% का आपको वहां पर कट देखा गया है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ध्यान रखिएगा। वहां पर जो एनआईआईज हैं वो लगभग 43% बढ़कर आती हुई दिखी है। हालांकि जो जीएनपीएज है अगर क्यू अगर आप देखेंगे वहां पर भी आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है, और अगर आप कासा रेशियो की बात करेंगे तो वो लगभग 20.9% पर आता हुआ दिखा है। थॉमस कुक की अगर बात करेंगे तो आय लगभग 239% बढ़कर आती हुई दिखी है। जो कंपनी का घाटा है वो घाटा 83 करोड़ से घटकर जो घाटा है वो लगभग 5.8 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। मैक्स इंडिया, आय लगभग 21% घटकर आती हुई दिखी है, और घाटा इनका भी घाटा 10 करोड़ से घटकर लगभग 5.7 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। एडलवेस फाइनेंशियल सर्विसेज के अगर देखेंगे नतीजे, एनआईआईज लगभग 2.7% बढ़कर आती हुई दिखी है। मुनाफे में बहुत बड़ा कट देखा गया है, 71.6 करोड़ से घटकर सिर्फ 1 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अंत में जेबी केमिकल पर अगर देखेंगे तो नतीजे आपको दिखेंगे, प्रॉफिट में आपको गिरावट दिख रही है। हालांकि आय है वो लगभग 30% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफे में भी आपको 5.5% का उछाल देखा गया है। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजे। बट नतीजों के आज है लंबी लिस्ट। सेकेंड राउंड की करते हैं शुरुआत। कुशल, बताइए और कौन से नतीजे हैं?
देखिए नंबर्स में एक तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस हैं, आय करीबन 6% गिरकर 490 करोड़, मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं 30% पर, मुनाफा 7% बढ़कर 109 करोड़ पर आता है। तो लार्जली मिले जुले नंबर्स कहेंगे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस की तरफ से। घाटे में आती हुई दिख रही है कंपनी BEML, इनफैक्ट पिछली बार भी घाटा था 94 करोड़ का, इस बार 82 करोड़ का घाटा है, तो एक्चुअली घाटा कम होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट कंपनी की आय में भी 43% का उछाल है, तो ओवरऑल नंबर स्टेबल टू स्लाइटली पॉजिटिव आप कह सकते हैं BEML के। गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स हैं, वाई आधार पर आय लगभग 57% बढ़ी है और कंपनी की मार्जिन सरप्राइजिंगली डबल हो गई है, 17.5% से 34%, और मुनाफा भी ऑलमोस्ट 63 करोड़ से बढ़कर 190 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। FDC लिमिटेड नंबर्स वीक हैं, आय करीबन 10% बढ़ी है, मार्जिन 25.5% 26% से घटकर ऑलमोस्ट 15.5% पर आए हैं, तो 10% की कट मार्जिन्स पर आ रही हैं और मुनाफा भी कंपनी का 28% गिरा है। आरती सर्फेक्टेंट्स नंबर्स कमज़ोर हैं, मार्जिन 7.7% से 7.2%, तो फ्लैट से मार्जिन है, पर कंपनी का अगर आप मुनाफा देखें तो 18% गिरकर लगभग 3.7 करोड़ पर आया है। इनफैक्ट अंत में एलेम्बिक फार्मा पर भी नज़र रखिए, यहाँ पर भी कंपनी मुनाफे से घाटे में आती हुई दिख रही है। 164 करोड़ का मुनाफा था, इस बारी 66 करोड़ के घाटा है और कंपनी की मार्जिन्स पूरी साफ हो गई है। 17.7% के मुकाबले 1.1% के मार्जिन्स कंपनी ने डिक्लेयर किए। ओके, तो ये है आपके लिए कई सारे नतीजे जहां पर आज रिएक्शन दिखेगा, बट कुछ खबरें भी हैं जहां पर आपको करना है फोकस। अरमान बताएं इनके बारे में। जी, सबसे पहले स्पाइस जेट पर ध्यान रखिएगा, जो डीजी से सूत्र से हमें मिलता है। उसमें DGCA ने स्पाइस जेट के जो 3 विमान का जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 दिन के लिए रद्द कर दिया है और ये कार्रवाई दुबई एरोस्पेस एंटरप्राइजेस के आग्रह पर की गई है। और इसी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि शुक्रवार को इनके एक विमान का रजिस्ट्रेशन और भी रद्द किया जा सकता है। फ्यूचर डिटेल पर ध्यान रखिएगा, जिसमें सेबी ने FY 20, 21 और 22 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉरेंसिक ऑडिट्स का ऑर्डर दिया है। FMCG कंपनियों पर भी ध्यान रखिएगा, जिसमें खाने का तेल अब सस्ता हो जाएगा। सरकार ने तेल कंपनियों को कीमतें घटाने के लिए बोला है और 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है खाने का तेल। अंत में मेरे पास कुछ 2 बल्क डील्स हैं, जिसमें इरोस इंटरनेशनल है, क्वांट कैपिटल ने लगभग 7 लाख शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं, और मैक्रोटेक डेवलपर्स में इवानहो ओप इंडिया ने लगभग 70 लाख शेयर्स जो हैं वो लगभग उन्होंने बेचे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कई सारे फैक्टर्स जहां पर रखनी है आपको नजर, खबरों के लिहाज से और नतीजों के लिहाज से। बट इन सब पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है, इस पर भी डालते हैं नजर। FIR आशीष, मॉर्निंग। सबसे पहले आज की टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों के साथ ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप देखिए ब्रिटानिया, यहाँ पर आपको नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सीलेसिन अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3775 की क्लोजिंग है, 3790 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। वही जेफरीज अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे, सरप्राइजिंगली लक्ष्य इन्होंने बढ़ाया है, 3950 से बढ़ाकर 4380 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा गया, लेकिन कमेंट्री में साफ कहा गया कि जो नतीजे आए इनके अनुमान से कमजोर देखने को मिले हैं और जो आउट ऑफ होम कंजम्पशन है इसमें थोड़ा बहुत रिवाइवल देखने को मिला है। 3892 पर लक्ष्य को बरकरार रखा है। एक और FMCG स्टॉक है जहां पर नजर रखनी चाहिए, वो है डाबर। यहां पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, 574 की क्लोजिंग है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 615 के लक्ष्य के लिए। मैक्वारी ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लक्ष्य 20 रुपये बढ़ाया, 540 से बढ़ाकर 560 कर दिया है। वहीं अगर आप देखें तो जेफरीज ने भी खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य इन्होंने 590 से बढ़ाकर 660 कर दिया है और ये कह रहे हैं कि इनके ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो है इनलाइन है, इनके अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले। गेल यहाँ पर भी देखिए CLA से खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं, 140 की क्लोजिंग है, 180 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे कि जो मुनाफा है इनके अनुमान से 22% बेहतर देखने को मिला और गैस ट्रेडिंग प्रॉफिट्स में जो है रिकॉर्ड तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। पेट्रोकेम है, गैस है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 205 के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, पहले खरीदारी की राय देते थे, अब होल्ड की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 180 से घटाकर 130 कर दिया है। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और लक्ष्य 168 से घटाकर 160 कर दिया है। बर्जर पेंट्स यहाँ पर भी नजर रखिएगा, मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 667 की क्लोजिंग है, 540 का लक्ष्य दिया है। मैक्वारी ने भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 530 के लक्ष्य लिए, लेकिन इन्होंने EPS के अनुमान में देखिए करीब 6% की बढ़ोतरी की है। और BHEL यहाँ पर भी देखिए मैक्वारी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, करीब 40 के लक्ष्य लिए, 53 की क्लोजिंग है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 35 रुपये के लक्ष्य के लिए और ये कह रहे हैं कि जो आय का आंकड़ा है वो इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिला और पावर बिजनेस का जो कंट्रीब्यूशन है नतीजों में ज़्यादा रहा, जिसके चलते ठीक ठाक नतीजा है।
ओके, तो ये तो रही सारी टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज नतीजों पर और कौन से स्टॉक्स पर रिपोर्ट्स हैं आपके पास आशीष? दीपांशु, LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर भी देखिए बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 455 के लक्ष्य के लिए और ये भी मान रहे कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो आया है वो इनलाइन है और आगे जाकर कुछ टेलविंड्स भी नजर आ रही हैं जिसके चलते खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 330 के लक्ष्य के लिए 372 की क्लोजिंग है। क्रेडिट स्विस ने भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी 325 का लक्ष्य है। जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं 450 के लक्ष्य के लिए। कॉन्कर यहाँ पर इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 680 के करीब की क्लोजिंग है, 628 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। वहीं नोमेरा अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं 785 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि रियलाइजेशन जो आए हैं कंपनी के वो इनके अनुमान से 3% बेहतर देखने को मिले और जो लैंड लाइसेंस फीस है इस बार कम रही है, अन्य खर्चे भी कम हुए, इसके चलते आपको मुनाफा और कामकाजी मुनाफा जो है यहाँ पर बढ़िया ग्रोथ नजर आई। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट यहाँ पर मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 280 के लक्ष्य के लिए, लेकिन नोमेरा काफ़ी ज़्यादा बुलिश है क्योंकि 238 की क्लोजिंग है। खरीदारी के राय को बरकरार रखे हैं 470 के बड़े लक्ष्य के लिए। डालमिया भारत मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1700 रुपये के लक्ष्य के लिए। लुपिन यहाँ पर भी देखिए कल शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, आज CLSA की तरफ से अंडरवेट की रेटिंग आई है 670 का लक्ष्य दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका भी न्यूट्रल की राइट दे रहे हैं 675 के लक्ष्य के लिए, 660 की क्लोजिंग है। इन्फो एज यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग मूव आएगा क्योंकि मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी 3000 के लक्ष्य के लिए, लेकिन सिटी न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे और कह रहे हैं कि स्टॉक में ऑलरेडी बड़ा करेक्शन आ गया है। स्टॉक का लक्ष्य बढ़ा है इन्होंने 3987 से बढ़ाकर 4257 कर दिया है। हालांकि इसके करीब की जो है बिल्कुल क्लोजिंग देखने को मिली है। और अंत में जोमैटो यहाँ पर भी देखिए मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 80 के लक्ष्य के लिए। सिटी खरीदारी किराए दे रहे 75 रुपये के लक्ष्य के लिए और मान रहे कि ग्लोबल जो पीयर्स हैं इनके मुकाबले अब जो जोमैटो की वैल्यूएशन है वो रीजनेबल नजर आ रही है। मैक्वायरी भी देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 60 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिन पर आज दिखेगा एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। करते हैं स्वागत पिक ऑफ द डे के साथ। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात हिमांशु। अनिल जी थोड़ा सा करेक्शन है, पिक ऑफ द डे नहीं, मेरी पिक्स ऑफ द डे है। 2 पिक्स निकाल के लाया हूं, कॉम्बो पिक है। फार्मा स्पेस से 2 स्टॉक बड़े अच्छे लग रहे हैं। पहला तो है लॉरेंस लैब जिसके अंदर कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स है। तो लॉरेंस लैब को खरीदना है 527, 527 का स्टॉप लॉस है, 570 का टारगेट है। और दूसरा स्टॉक जो काफी अच्छा लग रहा है जिसका जिक्र भी आशीष ने भी करा, लुपिन, जिसके नतीजे खराब आए और खराब यही है कि इस तिमाही के नतीजे खराब आए, पिछली तिमाही के भी नतीजे खराब आए थे। 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स इसने खराब दिए और इस बार के तो काफी खराब नतीजे थे। और खराब नतीजों के बाद ना सिर्फ स्टॉक डे बिफोर यस्टरडे के हाइस के ऊपर निकला, लास्ट 3 दिन के हाइस के ऊपर निकला। तो एक चीज सीखी है कि नेवर मिस पॉजिटिव ब्रेकआउट और नेगेटिव न्यूज। तो एक पॉजिटिव ब्रेकआउट खराब नतीजों में देखने को मिल रहा है। तो लुपिन पर खरीदारी की राय है 636, 636 का स्टॉप लॉस है, 696 के टारगेट के लिए लुपिन है दूसरा पिक ऑफ द डे। अच्छा बंसल जी एक चीज बताओ, जब पिछले तिमाही में भी खराब थे रिजल्ट, इस तिमाही में भी आप बोल रहे हो खराब है, सब कुछ खराब है, तो फिर ऐसा खराब स्टॉक देना जरूरी क्या? अच्छे वाले भी तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। देखिए अनिल जी, ये सब तो पॉपुलर वलीज होते हैं। जैसे कोविड आया, मार्केट गिरेगा, अच्छे नतीजे आए स्टॉक चलेगा, खराब नतीजे आए गिरेगा। असली चीज तो अनिल जी अगर इतना आसान होता है तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल रही होती, हर व्यक्ति यहीं पर बैठा होता है, हर व्यक्ति यहीं बैठा होता है। नहीं, एक मिनट, हर व्यक्ति यहीं बैठा, उसका मतलब क्या? ये क्या? एक मिनट, आपको क्या लगता है सिद्धार्थ जी, कुणाल जी, हिमांशु जी, ये सब लोग बड़ा आसान काम कर रहे हैं? ये मुझे तो ये वाला ज्यादा मुश्किल लगता है। नहीं अनिल जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी आदमी अनिल जी इंडस्ट्री नहीं चला रहा होता अगर इतने आसान गणित पे पैसे बन रहे होते। अनिल जी मार्केट का एक अपना गणित है, खराब नतीजों पे चीज चल जाती है, अच्छे नतीजों पे स्टॉक गिर जाता है। तो मार्केट का अपना गणित है अनिल जी। अगर मार्केट के गणित को पकड़ना इतना आसान हो तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल रही होती अनिल जी, सब लोग यही कर रहे होते। सही जवाब। तो चलिए, L फॉर लॉरस, L फॉर लुपिन और P फॉर फार्मा स्टॉक दोनों ही खरीदने की राय बंसल जी की तरफ से आती हुई। आइए सचिन जी बताएं आपका पिक ऑफ द डे।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है दीपक नाइट्रेट के फ्यूचर में। लगभग अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो एक क्लासिक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है एक डिक्लाइनिंग वेव के बाद। तो ये एक क्लियर कट साइन से अक्यूमुलेशन के एंड वास्ट उस पर्टिकुलर अक्यूमुलेशन से कहीं जाकर एक अच्छा ब्रेकआउट रजिस्टर हो रहा है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। इसने क्लोजिंग कल के सत्र में रजिस्टर की है। लास्ट टाइम आई थिंक 5th ऑफ मई को एक ब्रेकडाउन हुआ था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, एंड उसके बाद लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी। तो कहीं जाकर मुझे लग रहा है ये काफी अच्छे संकेत है इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए। वॉल्यूम एक्शन पिछले 2 दिनों से काफी बेहतरीन है, स्पेशली पोस्ट रिजल्ट्स। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है दीपक नाइट्रेट में। इंट्राडे के लिहाज से तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक स्विफ्ट मूवमेंट होनी चाहिए लगभग अराउंड 2085 तक की, बट पोजिशनली 2130 के लिए ये पोजीशन आपको होल्ड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1988 पे एंड खरीदारी करनी है दीपक नाइट्रेट के फ्यूचर्स में। ओके, तो ये है आपके लिए दीपक नाइट्राइट में खरीदारी करने की राय। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे सर। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, पिक ऑफ द डे में एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है DCM श्रीराम। 1048 रुपए का अनिल जी कल का क्लोज है, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक ने एक पोटेंशियल ट्रिपल बॉटम लगभग 900 950 के आसपास फॉर्म किया है, एक अच्छा सपोर्ट एस्टेब्लिश यहाँ पर किया है, और कल के सेशन में एक ब्रेकआउट दिया है 1020 1025 के ऊपर, जो कि एक शॉर्ट टर्म में एक सप्लाई जोन का काम कर रहा था। मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा मूव ना केवल आज बल्कि आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। तो 1100-1120 दो टारगेट्स के लिए DCM श्रीराम में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस लगाना है 1020 का क्लोजिंग बेसिस पर। परफेक्ट, यहां पर कैश मार्केट का पहला स्टॉक। कुणाल जी, सुप्रभात। आज तो कुणाल जी पूरे तेजी के मूड में है, बिल्कुल ग्रीन 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 सब तरफ, और चमक ऐसा रहे कि पूछे मत, जैसे पॉलिसी इन्हीं को पेश करनी हो। बताएं कुणाल जी, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, आज टाई वाले शुक्रवार की आपको शुभकामनाएं। और अनिल जी साथ में और रविवार को अनिल जी फ्रेंडशिप डे है, तो अनिल जी सारे फ्रेंड्स को, कट्टर दुश्मनों को अनिल जी मेरी ओर से शुभकामनाएं अनिल जी। कट्टर दुश्मनों को, वाह, ये वाली शुभकामना तो जोरदार वाली थी। मतलब ऐसे भी है, मतलब कर रहे, मतलब इसका मतलब आज सुबह सुबह ही आज है ना पूरे मूड में है कुणाल जी, मस्ती के मूड में। तो कुणाल जी के लिए, आप सबके लिए और हमारे दर्शकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम लंबे समय बाद आज फिर से 3:30 बजे मस्ती की पाठशाला, और हमारे सारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे हमारे साथ। और इस मस्ती की पाठशाला में हम एक खास टॉपिक लेकर चल रहे हैं आज। आप किससे करेंगे दोस्ती और क्यों? लेकिन ये दोस्ती होनी चाहिए मतलब की, किसी न किसी काम की, किसी न किसी वजह की। आजकल बिना मतलब के कोई कुछ नहीं करता। सो आप अगर किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, वो चाहे आपके को पैनलिस्ट हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिससे आप मतलब की दोस्ती करना चाहें, तो बताइएगा। आज अपने सवाल जवाब तैयार रखिएगा। 3:30 बजे आप मिस मत कीजिएगा। ये लाफ्टर का पूरा डोज आपको मिलेगा, मजा आएगा। वीकेंड पर रिलैक्स होने का मौका आपको मिलेगा। जी कुणाल जी, तो मस्ती की पाठशाला के मूड में आप ऑलरेडी हैं, बिल्कुल परफेक्ट। कट्टर दुश्मनों को भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे आपकी तरफ से। बताएं सर, अब क्या करना है? अनिल जी देखिए, बहुत समय बाद मस्ती की पाठशाला हो रही है, तो अनिल जी बहुत एक्साइटमेंट है। और अनिल जी खरीदारी की राय है आज सवेरे मेरी। अभी बंसल जी ने अनिल जी फार्मा स्टॉक्स की बात की। निफ्टी फार्मा इंडेक्स पर एक पैटर्न बन रहा है अनिल जी, जिसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। इसकी चर्चा हमने 2 दिन पहले औरो फार्मा पर, जब मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी थी, तभी कहा था। तो अनिल जी खरीदारी की राय आज भी एक फार्मा कंपनी पर है। स्टॉक का नाम है टोरेंट फार्मा, जिसमें हमने कल एक अच्छा मूव आता हुआ देखा। मुझे लगता है कि आज और आने वाले दिनों में भी तेजी बनी रहेगी, तो खरीदारी करके चलें। 1535 पर 1535 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 1595, दूसरा टारगेट 1615। खरीदारी की राय है टोरेंट फार्मा पर। टोरेंट फार्मा में खरीदारी की राय कुणाल जी की तरफ से तैयार है। सिद्धार्थ जी, सुप्रभात। पिक ऑफ द डे बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और सभी को। पिक ऑफ द डे बहुत मजबूत स्टॉक है, क्योंकि मजबूत प्रोडक्ट बनाती है। ये है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड जो पाइप्स बनाती है, प्लम्बिंग ड्रेनेज सॉल्यूशंस देती है भारत को, तो एस्ट्रल लिमिटेड पे खरीदारी की राय है। पाइपिंग एडेसिव्स का ग्रोथ बहुत दमदार रहा, 22% और 29-27% रिस्पेक्टिवली। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 15% से CAGR ग्रो हो सकता है आने वाले 3-4 सालों के लिए। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज, डेट फ्री कंपनी एस्ट्रल लिमिटेड।
आज का अगर शॉर्ट टर्म टारगेट रखे तो 2040 का 2040 का, और अगर आपने मन बना लिया कि लंबे समय के लिए रखना है तो 2560। ओके, तो ट्रेडिंग के लिए 2040 कल भी अच्छे मोमेंटम में था, और अगर आप पोजिशनल व्यू बना रहे हैं तो 2560 यानी कि बड़े अपसाइड यहां पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो ये कुछ नतीजों पर रिएक्शन आपको आते हुए दिखेगा। कुछ नतीजों पर रिएक्शन जो आने वाला है ये एक बार अब हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं। कॉनकॉर, इसकी बात चल भी रही थी और अनिल ने कहा कि नंबर्स के लिहाज से थोड़े अच्छे नतीजे हैं, देखते हैं रिएक्शन भी। बंसल जी, चार्ट्स पर क्या राय बनती है सर कॉनकॉर? देखिए दीपांशु, चार्ट तो इसका पॉजिटिव था, बट कल के सत्र में इसके अंदर एक करेक्शन देखने को मिली है स्टॉक के अंदर, और पिछले 2 दिनों में एक अच्छी खासी गिरावट आई है। और दीपांशु, यहाँ पे लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। नीचे में 665 काफी अहम लेवल है, जब तक इनके ऊपर है ऑल इज वेल। तो जिन्होंने ले रखा है 665 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय है आपके लिए। कॉनकॉर देखते हैं, थोड़ा चार्ट कल खराब हुआ है, कैसा रिएक्शन इस पर आता है। मन्नापुरम, यहां पर भी नजर रखिएगा। रिसेंटली सचिन जी यहां पर एक बाउंस बैक जरूर दिखा है, नतीजे हालांकि उतने खास नहीं रहे थे मन्नापुरम के। अब चार्ट्स क्या कहते हैं इसके? दीपांशु, यहाँ पर चार्ट्स तो काफी साइडवेज ही है। इनफैक्ट एक अच्छा रिबाउंड जरूर रजिस्टर हुआ है 90 लेवल के आसपास, बट एक रैली के बाद पिछले 3 दिनों से साइडवेज कंसोलिडेशन ही है। नेगेटिव कुछ नहीं है काउंटर में, बट मुझे लग रहा है अगर 104 105 का बैरियर अगर टूट जाता है तो वापस एक रिन्यूड मोमेंटम होना चाहिए ऑन द हायर साइड 110 के लक्ष्य के लिए। बट फिलहाल तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर बैंड में लॉक्ड इन रहना चाहिए। लगभग 98 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है एंड 105 का बैरियर है, तो मुझे लग रहा है इसी में ऑस्किलेशन थोड़े दिन तक और भी जारी रह सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए मन्नापुरम, जहां पर आपको रखनी है नजर। ये भी आपको एक्शन में आते हुए दिख सकता है। LIC हाउसिंग, हिमांशु जी इसके चार्ट पर जरा राय दें अपनी। जी दीपांशु, देखिए एक अच्छा वी शेप रिकवरी LIC हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट में स्टॉक में देखने को मिली, और स्टॉक ने लगभग 400 रुपए के लेवल्स टेस्ट करने के बाद पिछले 2 दिनों में इनफैक्ट यहाँ पर भी एक अच्छा रिट्रेसमेंट आता हुआ नजर आया है। इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो चार्ट पर, वो है लगभग 360 से 362 का सपोर्ट जोन। तो स्टॉक अगर इसके ऊपर बना रहता है तब तक शॉर्ट टर्म चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है 362 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए LIC हाउसिंग, इस पर भी नतीजों का रिएक्शन आएगा, देखते हैं कैसे मूव आएगी। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, ये भी एक और काउंटर है, नतीजों पर रिएक्ट करने वाला है। कुणाल जी, इस चार्ट पर कोई राय सर? देखिए जिस तरह का चार्ट है दीपांशु, इस स्टॉक में हमने कंसोलिडेशन देखा है पिछले कुछ दिनों में, और एक रेजिस्टेंस चार्ट पर दिखती है 240-42 के आसपास। तो मुझे लगता है कि 242-243 के लेवल्स ये स्टॉक निकाल देगा, तो फिर इसमें आपको एक मूव आता हुआ दिखेगा। ये 242 से लेकर 245 का जो दायरा है, ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। तो ये लेवल्स पार होंगे तब स्टॉक में मोमेंटम बनेगा, और मोमेंटम बना तो फिर आपको 265 के भाव भी देखने को मिलेंगे। तो 245 के ऊपर खरीदारी करें। ओके, तो ये राय है आपके लिए GSPL पर। कुणाल जी की तरफ से तैयार है हमारे 2 और एक्सपर्ट, सुमित जी और वागले साहब। सुमित जी, सुप्रभात, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग जी। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे डिवीज लैब को सिलेक्ट करना चाहिए। डिवीज लैब के अंदर खरीदारी करें, जून के हाई के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, कल का क्लोजिंग, और मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से 4000 रुपए तक के लेवल जल्दी डिवीज लैब के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले, 3810 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में टारगेट 3960 4000 ये लेवल डिवीज लैब में देखने को मिल सकता है। ओके, तो डिवीज लैब है वो स्टॉक जहां पर आपको खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही। चलो, फार्मा शेयरों पे आज लगता है सबके सब लॉरस, लुपिन, डिवीज, लगता है अभी जो गला खराब हुआ सुमित जी का पिछले कुछ दिनों दवाएं बहुत खाई है। सुमित जी, अब तो ठीक है? नहीं अनिल जी, अभी भी ठीक नहीं है, दवाएं चालू है। तो चलिए, बुल रन जारी रहेगा अभी भी फार्मा स्टॉक में जब तक सुमित जी का गला ठीक नहीं है। आइए, वागले साहब भी है तैयार। वागले साहब, सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा आज पिक ऑफ द डे कंडीशनल है। मुझे बलरामपुर चीनी बेचना है, लेकिन कल का लो के आसपास 359 का वो लेवल है, उसके नीचे अगर ट्रेड होता है तो इसमें एक बड़ा सेल ऑफ इंट्राडे देखने को मिलेगा। तो 359 का भाव टूटने के बाद ही बेचे। 364 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 345 तक के डाउनसाइड्स आप देख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सेल कॉल, बट थोड़ा कंडीशनल सेल कॉल रहेगा जहां तक बलरामपुर की सवाल है। थोड़ा और फिसले उसके बाद आप यहां पर अपना सेल इनिशिएट करें।
आइए फिर कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नतीजों का रिएक्शन आते हुए दिख सकता है और वहीं पर हमारा फोकस भी बना हुआ है। वायदा कारोबार से भी कई सारी कंपनीज हैं, इस पर भी रखनी है नज़र। वेल्सपन कॉर्प ये भी काफ़ी तेज़ी से कल आपको गिरते हुए दिखा था, इसमें नतीजे काफ़ी खराब आए हैं। सुमित जी जरा इसका चार्ट देखें वेल्सपन कॉर्प। दिवांशु देखिए, ये स्टॉक के अंदर मेरे को एक बार लग रहा है कि पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी मेरे को लग रहा है एक बार अवॉइड करें। स्टॉक के अंदर शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा गिरावट, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। पोजिशनली अगर कोई होल्ड करना चाहता है तो होल्ड कर सकता है। कोई भी डिप 210-200 रुपए तक आता है तो खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय देना होगा और पोजीशन नजरिए पे 240 से 250 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो डिप्स में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। तो ये है आपके लिए वेल्सपन कॉर्प जहां पर रखनी है नजर। देखते हैं, नतीजे काफी डिसअपॉइंटिंग थे। आइए फिर और कहां पर रखनी है नजर ये भी जान लेते हैं। करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।